आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक हमारा अतीत है। यदि आप इतिहास को रटना नहीं चाहते, समझते हुए सीखना चाहते हैं, या किसी भी अन्य विषय को आप रटना नहीं चाहते, याद करना नहीं चाहते, बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अपने शीर्षक से क्लास को स्टार्ट करते हैं। शीर्षक का नाम ही है हमारा अतीत। अब ध्यान से देखो तो इसमें दो वर्ड दिया हुआ है, एक जो है हमारा और दूसरा जो है अतीत। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसका जो शीर्षक है, अगर उसको हम समझ पाते हैं तो काफी हद तक जो है क्लास हमको समझ में आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है? तो अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। जो समय हमारा गुजर गया है वो समय हमारा क्या है? अतीत है। यानी कि हमारा अतीत, यानी कि हम अपना इतिहास पढ़ने वाले हैं, हम अपना हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें अगर पहले वर्ड को, तो इसका मतलब होता है बीता हुआ समय। जब हम किसी बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं तो उसको एक विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसे हम इतिहास या हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम अपना इतिहास पढ़ने वाले हैं। अपना इतिहास का मतलब क्या हुआ? हम भारत का इतिहास या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अतीत के बारे में देखते हैं, जिसका मतलब होता है बीता हुआ समय। उसी से रिलेटेड जो वर्ड है, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो इतिहास है और हिस्ट्री है। अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जिस विषय को हम पढ़ते हैं उसका डेफिनेशन, उसका मतलब हमको पता हो। तो सबसे पहले किसी भी वर्ड का दो मतलब हो सकता है। एक तो जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है और दूसरा जो होता है उसका वास्तविक अर्थ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड है बजट। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। लेकिन बजट आज हम किस संदर्भ में हम बजट का इस्तेमाल करते हैं? तो आप देखते हैं कि रोजमर्रा के जो हमारे खर्चे हैं उस मद्देनजर से हम क्या करते हैं? बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी भी वर्ड का जो है एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है और एक जो है वास्तविक अर्थ हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है इतिहास का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, जिसका मतलब होता है यह निश्चित है या ऐसा ही हुआ था। क्या है शाब्दिक अर्थ? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि ऐसा ही हुआ था या यह निश्चित है। दो चीज, दोनों में से कोई एक जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। यानी कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ या निश्चित था या ऐसा ही हुआ था। अब देखते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री जो है एक वर्ड से बना है, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक क्या है? तो प्राचीन यूरोप का एक लैंग्वेज है ग्रीक, उसी का वर्ड है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी करना या जांच पड़ताल करना या पूछताछ करना। तो अब तक हम क्या देखे? अब तक जो है इतिहास और हिस्ट्री का हम शाब्दिक अर्थ देखे हैं। अब क्या करते हैं? अब इसके वास्तविक अर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि इतिहास का वास्तविक अर्थ क्या है या उसका डिफिनीशन क्या है। यहां एक चीज और समझना जरूरी है कि किसी भी विषय का या किसी भी शब्द का एक एग्जैक्ट परिभाषा दे देना, सटीक परिभाषा दे देना थोड़ा मुश्किल काम है। हम परिभाषा के नजदीक जा सकते हैं, हम एक समझ जो है विकसित कर सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि हम जो है इतिहास का यही जो है सबसे सटीक परिभाषा है, तो ये थोड़ा सा मैं गलत मानता हूं। और मैं मानता हूं कि किसी भी विषय का एक सटीक परिभाषा दे पाना नहीं मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन काम है। फिर भी हम क्या करते हैं? एक समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इतिहास क्या है, तो इतिहास असल में अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में जो है इसके अलग अलग डिफिनीशन दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई पूछे तो सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इतिहास जो है मानव को केंद्र में रखकर जब बीते हुए समय, घटनाओं और समाज का अध्ययन करते हैं और जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो विषय जो इतिहास कहलाता है। क्या करते हैं हम? तो मानव को केंद्र में रखते हैं। मानव को केंद्र में रखते हुए हम समाज का अध्ययन करते हैं,
हम जो है समय का अध्ययन करते हैं और जो घटना घटी है उसको अध्ययन करते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानव को केंद्र में रखकर बीते हुए समय, घटनाओं और समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि इतिहास में ऐसा नहीं है कि हम कितना भी पीछे चले जाएं और ऐसा चीज पढ़ें जो जिसका संबंध जो है मानव से नहीं है, ह्यूमन से नहीं है, हमसे नहीं है, तो वो जो है इतिहास के अंतर्गत नहीं आता है। सामान्य शब्दों में इतिहास का यही अर्थ है कि हम मानव को केंद्र में रखें, उसी के इर्द गिर्द जो घटनाएं घटी हैं, उसी के समाज में जो घटनाएं घटी हैं और जो समय बीता हुआ है, उसके अध्ययन को जब हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं तो वो विषय जो है इतिहास या हिस्ट्री कहलाता है। अब हम आते हैं, हमारा अतीत जो है, इसका एक मतलब अतीत का मतलब हम समझ चुके हैं। अब हम जो है दूसरा वर्ड जो है हमारा, इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है इस चैप्टर के अंतर्गत। हमारा का यहां से सीधा सा मतलब है भारत, इंडिया, यानी कि भारत का अतीत। यानी कि हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इंडिया का इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास पढ़ना है। भारतीय इतिहास को एनसीईआरटी ने किया क्या है कि 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग जो है 6th क्लास में दिया हुआ है जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरा भाग जो है 7th क्लास में दिया हुआ है जो मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। और तीसरा पार्ट जो है 8th क्लास में दिया हुआ है जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। भाग 1 के अंतर्गत हम इतिहास का एंशिएंट पार्ट यानी कि प्राचीन इतिहास का जो भाग है हम उसको स्टडी करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। एक चीज यहां से और आप समझ लें कि इस चैप्टर के अंतर्गत दरअसल हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वही चीज पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 14 चैप्टर दिया गया है, ये पहला चैप्टर है। तो 13 चैप्टर में हमको क्या 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 आगे पढ़ना है, उसी से रिलेटेड चीज जो है फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। उसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके हम समझेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है हमको आगे स्टडी करना है। तो हमारा अतीत का सीधा मतलब हुआ भारतीय इतिहास, यानी भारत का इतिहास। हमारा का एक मतलब और हो सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। अब आप पूछिएगा कि ये भारतीय उपमहाद्वीप कहां से आ गया? तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं भारत का, तो असल में ऐसा नहीं होता है कि आज का जो वर्तमान क्षेत्र है हम सिर्फ उसी के बारे में इतिहास पढ़ते हैं, हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी इतिहास पढ़ते हैं। जैसे इस बुक के अंतर्गत ही एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें हमको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने जाते हैं तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश शहरें हैं वो आज वर्तमान पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। उन जगहों पे पढ़ते हैं तो हमको जो है उन जगहों के बारे में भी पढ़ना होता है। फिर हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखें अगर पढ़ना हो तो, या मौर्य साम्राज्य के बारे में देखें पढ़ना हो तो, इनका साम्राज्य जो है ईरान तक फैला हुआ था, ईरान से लेकर म्यांमार तक। तो भारतीय इतिहास का अगर संक्षिप्त में हम कहें तो भारतीय इतिहास या भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास जो है हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कौन कौन सा देश आएगा? तो वर्तमान का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, ये म्यांमार, ये सारे देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आएंगे। और इसी में हम भारत को केंद्र मानकर जो है अपना इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बुक में और हमको क्या पढ़ना है जो इस चैप्टर के अंतर्गत दिया हुआ है। तो एक चैप्टर जो है शायद 3rd नंबर चैप्टर दिया है, आरंभिक समाज। तो अब आपको समझना है आरंभिक समाज या आरंभिक मानव या प्रारंभिक मानव का मतलब क्या हुआ। एक चीज़ तो तय है कि मानव जो है हमेशा से, जैसे आज घरों में रहता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है, जिस तरीके के यातायात के साधनों का इस्तेमाल करता है, जैसे बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जिस तरीके से संचार के लिए मोबाइल, टेलीविज़न आदि का इस्तेमाल करता है, मानव जो है हमेशा से इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता था। मानव जो है हमेशा से समाज में रहना नहीं जानता था, उसकी अपनी सभ्यता नहीं थी। मानव को यहाँ तक जो है, मानव जो है कृषि करना नहीं जानता था, मानव जो है पशु पालना नहीं जानता था। इस तरीके का कुछ 1000 वर्ष पहले अगर चले जाएं
तो मानव जो है समाज में रहना भी नहीं जानता था। सभ्यता तो दूर की बात हो गई, और खेती करना, व्यवसाय करना या पशु को पालना ये दूर की बात हो गई। मानव जो है, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, उसी को जो है अच्छे लैंग्वेज में आरंभिक मानव या प्रारंभिक मानव कहते हैं। ये जो है जंगलों में रहता था। खाने के लिए जो है ये कंदमूल या जड़, पत्ता, या हम कह सकते हैं कि बीज, फल, फूल, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करता था। मानव को आग की भी उस समय तक ज्ञान नहीं था। मानव को आग जलाने भी नहीं आता था। आग के बारे में मानव नहीं जानता था। उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमको जो है आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ना है। जैसे जो है आरंभिक मानव किन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे या कैसे रहते थे, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख पाते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। आरंभिक मानव वो है जो आज के समाज की तरह हम रहते हैं वैसे नहीं रहते थे। ये कहाँ रहते थे? तो ये जंगलों में रहते थे, और जंगलों में भी कहाँ? तो गुफाओं में और कंदराओं में रहते थे। क्या खाते थे? तो ये जो है कंदमूल खाते थे। किसी भी पेड़ पौधा का जड़ जो है, फूल जो है उसका इस्तेमाल करते थे, फल का इस्तेमाल करते थे, या जो बीज है उसका इस्तेमाल करते थे। उस समय जो है मानव आग के बारे में नहीं जानता था, खेती करना नहीं जानता था, पशु पालना नहीं जानता था। वो स्थिति जब मानव इन सारे चीज़ों को नहीं जानता था, समाज में रहना नहीं जानता था, खेती व्यवसाय और पशु पालना नहीं जानता था, तो उस समय के मानव जो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे और कंदमूल, जड़, फल, फूल और बीज खाकर अपना जीवन जो है व्यतीत करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो उस समय के मानव को जो हम कहते हैं आरंभिक मानव कहते हैं या प्रारंभिक मानव कहते हैं, या कह सकते हैं कि मानव जो है अब जो है एक साथ आरंभिक समाज के तौर पे कुछ जो है मानव एक साथ रहना शुरू किए थे। अभी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, मानव जो है अभी जो है एक साथ रहना सीख रहे थे। उस समय मानव का जो नाम हम देते हैं वो आरंभिक मानव या प्रारंभिक मानव कहते हैं। एक चीज़ आपको और बताना जरूरी है कि ये जो YouTube चैनल है इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि YouTube पे जो है बिहार बोर्ड के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी जो है एक व्यवस्थित चैनल या एक रेपुटेड चैनल जो है जो बिहार बोर्ड के लिए तैयारी करा सके, ऐसा कोई चैनल नहीं है। इसी उद्देश्य से बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली, खासकर बिहार बोर्ड के लिए ये चैनल जो है शुरू किया गया है, जहां मेरे द्वारा ही क्लास 6 से लेकर 12 तक साइंस और आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सारे विषयों को यहाँ पे कवर किया जाएगा और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक जो है बेहतर गुणवत्तापूर्ण जो है पाठ्य सामग्री जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्लास में और देखते हैं कि नेक्स्ट में हमको क्या पढ़ना है। आगे चलकर अब मानव जो है आग का आविष्कार कर सका। आग के आविष्कार होने से मानव की जो है सुरक्षा बढ़ गई और मानव विकास की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती गई। आखिर ये कैसे हुआ? तो जब आग का आविष्कार हुआ तो मानव ने उसका इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए किया, मानव ने उसका इस्तेमाल जो है जानवरों से बचने के लिए किया और मानव ने खाना पकाकर यानी कि अपना भोजन जो है अब पकाकर खाने लगे, जिससे मानव का मानसिक विकास जो है बेहतर हो सका। तो आग का आविष्कार मानव के इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार के तौर पर देखा जा सकता है। इसने क्या किया? इसने ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल किया, ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल किया, जानवरों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि भोजन को पकाने के लिए भी आग का इस्तेमाल किया। तीनों परिवर्तन ने मानव विकास की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी मील की पत्थर साबित हुई और मानव की जो है सुरक्षा जो है जंगलों में निश्चित हो पाया, जिससे मानव जो है आगे विकास करता हुआ, अग्रसर होता हुआ आज जो मानव सभ्यता है यहाँ तक पहुँच पाया है।
भोजन पका के खाने की वजह से क्या हो सका कि मानव की मानसिक विकास जो है वो बेहतर हो सका। ठंड और जानवरों से बचने के कारण क्या हुआ कि मानव की जो संख्या है उसको सुरक्षा मिली और संख्या जो है लगातार बढ़ती रही, यानी कि सुरक्षा की गारंटी कहा जा सकता है कि मानव की सुरक्षा की गारंटी लगभग मिल पाई। आरंभिक मानव ने पत्थर के औजारों का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल जो है मानव शिकार करने के लिए, जानवरों को चमड़ा छीलने के लिए और यहाँ तक कि मांस काटने के लिए या अनाज कूटने के लिए या किसी भी तरीके से जानवरों से बचने के लिए जो है पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। उनके साथ साथ मानव जो है शिकार करने के लिए जानवरों के हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे। यानी कि मानव के द्वारा अगर कहा जा सकता है कि औजार के रूप में सबसे पहले पत्थरों का औजार बनाया गया, जिसका इस्तेमाल जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से मानव करते रहे थे। अब जो है हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं कि मानव जो है किस तरीके से जो है खेती करना प्रारंभ किए। मानव जो है किस तरीके से जो है जानवरों को पालना और पोसना इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद हम देखेंगे मानव जो है किस तरीके से जो है बस्तियों में रहना शुरू किए, किस तरीके से जो है शहर बसाए, नगर बसाए। उसके बाद बड़े बड़े साम्राज्य जो है सामने आए। इन सारे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम देखने वाले हैं, क्योंकि इन सारे विषयों को आगे आने वाले चैप्टरों में हम काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सीखेंगे। अगर ये कहा जाए कि मानव जो है किस तरीके से खेती करना प्रारंभ किए, तो हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग में, हम पढ़ेंगे कि आगे मध्य पाषाण युग क्या है। तो मध्य पाषाण युग में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो पृथ्वी का जो है औसत तापमान जो है वो थोड़ा सा बढ़ा। औसत तापमान बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि पृथ्वी पर जो है पेड़ पौधों का विकास जो है तेजी से होने लगा। इसी समय में घास के मैदान जो है पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा उगने लगे। घास के मैदान उगने से क्या हुआ कि घास पे आश्रित जो जानवर थे उनको खाने के लिए, उनको उनके पोषण के लिए जो है बेहतर घास उपलब्ध हो सके और उनकी संख्या जो है बढ़ सकी। इसको इस तरीके से आप देखें तो समझ में आएगा। आप एक दूसरे से इसको रिलेट कीजिए। पहले ही मैंने बताया है कि हम इस क्लास के अंतर्गत आपको रटना नहीं सिखाएंगे, बल्कि इतिहास को कैसे सीखा जाता है ये आपको हम सिखाएंगे। तो हुआ क्या, तो मध्य पाषाण काल में पृथ्वी के औसत तापमान में क्या हुआ, तापमान में बढ़ोतरी हुआ। औसत तापमान में बढ़ोतरी होने से क्या हुआ, पेड़ पौधे की संख्या में वृद्धि है, पेड़ पौधों की संख्या में वृद्धि हुई। घास के मैदान जो है सामने आए, घास के मैदान जो है ज़्यादा सामने आए। इससे क्या हुआ, घास के मैदान सामने आने से कि घास खाने वाले जो जानवरों थे उनकी घास खाने वाले जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई। अब बात यहाँ से आप समझिए कि तापमान बढ़ोतरी से पेड़ पौधे बढ़े, घास का मैदान बढ़ा। घास के मैदान बढ़ने से क्या हुआ, घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि है, क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन मिल पाता था। इस चक्कर में हम ये कह सकते हैं कि दो चीज यहां से देखने को मिलता है, एक जो है घास का मैदान और दूसरा जो है घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि। तो घास के मैदान में वृद्धि होने से क्या हुआ, दरअसल आज जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, रागी, ये सारे जो हैं घास के फैमिली से ही आते हैं। यानी कि जब घास की संख्या में वृद्धि हुई तो अनाज से संबंधित जो भी फसल है वो सामने आए। जैसे चावल से संबंधित रिलेटेड जो फसल है वो सामने आए, गेहूं के फसल जो है सामने आए। प्राकृतिक रूप से अपने आप प्रारंभिक रूप में मानव क्या किए कि इसको इकट्ठा करके जो है इसका इस्तेमाल करने लगे। घास के मैदान से क्या हुआ कि अपने आप जो है धान, गेहूं, जौ, इन सारे पौधे जो है ये प्राकृतिक रूप से उगने लगे। आरंभिक मानव जो है इनको इकट्ठा करके इनका इस्तेमाल करने लगे। जब मानव इसका इकट्ठा करके इस्तेमाल करने लगा तब मानव के मन में ये उत्सुकता जगी होगी, क्यों ना जो है इस पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाए। और मानव ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया कि धान, गेहूं, जौ के पौधे जो है किस समय जो है बोए जा सकते हैं, किस समय जो है काटे जा सकते हैं,
कौन से तापमान में जो है ये वृद्धि हो सकता है, उसके बारे में पूरा सीखा होगा। तब जाकर मानव क्या किया होगा कि इस समय में मानव जो है खेती करना शुरू किया होगा। और खेती शुरू करने के साथ ही, चूंकि खेती करने के लिए क्या चाहिए होता है, बुआई के लिए वक्त चाहिए, बुआई से लेकर कटाई तक जो है फसल के साथ रहना होता है, उसमें से खरपतवार हटाना, जानवरों से उसको बचाना। उन स्थितियों में मानव जो है एक जगह रहकर फसल को बचाने के लिए कोशिश किए होंगे और इसी क्रम में जो है मानव बस्तियां जो है सामने आई होंगी। धान गेहूं जो इकट्ठा करते थे, बाद में क्या करने लगे, इसका खेती करने लगे। और खेती करने के बाद क्या किए, खेती को बचाने के लिए बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिए। इस तरीके से मानव जो है बस्ती में रहने लगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि मानव खेती करना कैसे सीखा होगा। पहले तो प्राकृतिक रूप से अनाज को देखा होगा, बाद में उसके बारे में बुआई कटाई के बारे में सीखा होगा। उसके बाद जब फसल को बचाने के लिए मानव क्या किया होगा, एक जगह रहना शुरू किया होगा और इसी क्रम में जो है मानव बस्तियां सामने आई होंगी। दूसरी तरफ देखें तो पेड़ पौधे घास के मैदान बढ़ने से क्या हुआ, घास पे आश्रित जो जानवर थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई, जैसे हिरन, भेड़, बकरी, गाय, ये सारे जानवरों की संख्या में वृद्धि होगी। अब जब मानव जो है ये देखा होगा कि ये सारे जानवर जो है हिंसक नहीं है, ये हिंसक नहीं है, तो इनको किसी भी तरीके से पालतू बनाने की कोशिश की होगी। क्योंकि मानव जो है बस्ती में रहने लगा, मानव क्या किया होगा कि मानव जो है इन जानवरों को जंगली जानवरों से बचाने की कोशिश की होगी और अपने आसपास रहने के लिए इनको जगह मुहैया कराया होगा। इस तरीके से ये जानवर जो है बस्ती के करीब रहने लगे होंगे और मानव जो है इन्हें पालतू बनाकर इसको जो है अपने आवश्यकता अनुरूप जो है इस्तेमाल करता रहा होगा। तो एक चीज हम यहाँ से देख पाए, बहुत शॉर्ट में हम इसको देखे हैं, इसलिए कि आगे आने वाले चैप्टर में हम इसको बड़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक पता चल जाए कि आखिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके अंदर उत्सुकता रहे कि कैसे और इसको डीपली जो है गंभीरता से और समझा जा सके। अब आगे चलते हैं। मानव बस्ती में रहने लगा, चूंकि इसी बुक में हमको एक और चैप्टर पढ़ना है, प्रारंभिक शहर या प्रारंभिक नगर। पहली बार सब कुछ पहली बार हो रहा है, पहली बार जो है मानव खेती कर रहा है, पहली बार जो है मानव पशुओं को पालतू बना रहा है, पहली बार जो है मानव जो है बस्ती में रहना शुरू किया है। तो ये जरूरी है कि पहली बार जो है मानव जो है नगर बसाया होगा, शहर बसाया होगा। आप सबने नाम सुना होगा, खूब सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली एक शहरी सभ्यता थी, यानी कि नगर की सभ्यता थी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में नगर के यानी कि शहर बसने की सबसे प्रारंभिक जो है साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। ये शहर जो है अपने आप में काफी विकसित है, कई मायनों में तो यह आज के आधुनिक शहर से कहीं ज्यादा विकसित थे। यानी कि शहर का जो शहर बसाने के लिए जो पहले से प्लानिंग किया जाता था उस बेस पे देखा जाए, या नालियों की जो व्यवस्था थी उस शहर में उस आधार पर देखा जाए, या नगर बसाने के लिए एक पूरी व्यवस्था काम करती थी, एक पूरी योजना काम करती थी, उस आधार पर देखा जाए तो ये आधुनिक शहर से भी थोड़ा आगे निकल जाता है। तो सबसे पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में नगर बसाने की जो साक्ष्य मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नाम से पता चलता है, सिंधु एक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता उस समाज को क्यों कहा गया, क्योंकि जब सबसे पहले खुदाई हुई तो हड़प्पा नाम का जो शहर है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे ही मिला, और सिंधु नदी घाटी के किनारे मिलने के कारण ही उस समाज को, उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि सभ्यता क्या है, काफी विस्तार से समझने वाले हैं कि सभ्यता क्या होता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब कभी भी कोई सभ्यता का विकास होता है
अधिकांश सभ्यता का विकास जो हुआ है, यानी कि मानव जो समाज में रहना शुरू किया है, वो किसी न किसी नदी घाटी के समीप ही शुरू किया है। यानी कि प्रारंभिक मानव सभ्यता का जो भी हमको साक्ष्य या प्रमाण मिलता है वो किसी न किसी नदी घाटी के समीप मिलता है। जैसे सिंधु घाटी, एक एग्जाम्पल देख लें। नील नदी के किनारे भी आप देख सकते हैं कि नील नदी घाटी में प्राचीनतम सभ्यताओं में एक सभ्यता जो है नील नदी घाटी के समीप मिलता है। तो नदी घाटी के समीप सभ्यता का विकास क्यों होगा? सभ्यता वहीं होगा जहां समाज होगा, जहां समाज होगा वहां मानव होगा। और मानव को क्या चाहिए? मानव को चाहिए सबसे पहले पानी। पानी कहाँ मिलेगा? नदी के समीप मिलेगा, नदी घाटी के समीप मिलेगा। दूसरा क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जमीन क्यों? तो खेती के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए। कहाँ मिलेगा? तो ये भी नदी घाटी में ही। पहाड़ पर तो, पहाड़ पे भी खेती होती है, पहाड़ों पर भी खेती होती है, लेकिन खेती मैदान में करना, नदी घाटी में करना आसान होता है। इसलिए मानव जो है उपजाऊ जमीन, जो मानव सभ्यता के विकास के लिए जरूरी था, तो नदी घाटी में पानी हमको आसानी से मिल जाता है, उपजाऊ जमीन मिल जाता है। नदी होने की वजह से व्यापार वगैरह करना आसान होता है, जानवरों को पालना आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना आसान होता है। यानी कि अगर माइग्रेट करके हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो फिर दूसरे जगह से उस जगह पर फिर आना जो है आसान होता है। इन सारी वजहों की वजह से हम देख पाते हैं कि मानव सभ्यता का विकास जो है, या किसी भी प्रारंभिक मानव सभ्यता का विकास जो है, अधिकांशतः किसी न किसी नदी घाटी के समीप ही हुआ है। तो अब तक हम क्या देखें? अब तक हम देखें कि आरंभिक मानव क्या है, मानव आग का आविष्कार, पत्थरों का इस्तेमाल, मानव जो है जंगल से निकल कर जो है बाहर खेती करने लगा, पशुओं को पालने लगा, बस्तियां बसाने लगा। अब देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे बड़े बड़े नगर और महानगर और शहरों का विकास होने लगा। उससे आगे चलकर फिर हम देखें कि इस तरीके की सभ्यता या समाज जो है किसी न किसी नदी के समीप, नदी घाटी में ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मानव को आसानी से पानी, उपजाऊ जमीन, खेती करने के लिए, व्यापार और जानवरों को पालने पोसने के लिए एक आसान और सुविधाजनक होता है। साथ ही में एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान होता है। इन सारी वजहों की वजह से मानव जो है या मानव समाज का जो है विकास जो है किसी न किसी नदी घाटी के साथ ही हुआ है। सिंधु घाटी के बाद हम देख सकते हैं कि प्रारंभिक, आज से 2500 साल पहले चले जाएं तो मानव सभ्यता का विकास यानी मानव समाज का विकास जो है गंगा नदी के किनारे जो है, यानी गंगा नदी घाटी में उसके बाद शुरू हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब आगे जो है हम ये सारा चीज देख लिए कि आगे अब हमको बुक में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। मानव जो है बहुत सारा विकास कर लिया, मानव जो है शहर बसा लिया, तरक्की करने लगा, विकास करने लगा, प्रगति करने लगा, बहुत सारे तरीकों की चीजों का इस्तेमाल करने लगा। अब वक्त था कि मानव जो है बौद्धिक विकास करे, मानसिक विकास करे, कुछ चिंतनशील हो, मानव होने का कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत करे। तो ये समय अब था कि मानव जो है बौद्धिक विकास में आगे बढ़े, प्रगति करे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता आता है जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम सबको मालूम है कि वेदों का जो है इस्तेमाल हुआ, वेद जो है वेदों की रचना हुई और मानव जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बौद्धिक विकास की तरफ आगे बढ़ा। तो सामान्य शब्दों में हम वैदिक सभ्यता को काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हम यहाँ पे एक परिचय के तौर पर जो है वैदिक सभ्यता के बारे में सीखते हैं कि वैदिक सभ्यता उसको कहा जाता है जब वेदों की रचना की जा रही थी। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है, कब का? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय है वो वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी समय में जो है वेदों की रचना की गई। कौन कौन से वेद थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेदों की रचना हुई।
इसका जो कालक्रम रहा, यानी कि जिन समय में इनका रचना होता रहा उस समय को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर से बता रहे हैं कि इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो है वैदिक सभ्यता से आगे बढ़कर उत्तर वैदिक सभ्यता आया। उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद पहली बार जो है मानव जो है एक जो है बड़े बड़े साम्राज्य के रूप में सामने आया, यानी कि मानव सभ्यता अब तक शहरों तक सीमित थी। वैदिक सभ्यता में तो मानव जो है शहरों का विनाश हो गया। ये जो सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उसके तुरंत बाद वैदिक सभ्यता के खत्म होने के बाद क्या हुआ, मानव जो है बड़े बड़े साम्राज्य बनाने लगा, साम्राज्य का विकास हुआ, बड़े बड़े राज्य जो हैं सामने आए, जैसे मगध। आज का वर्तमान बिहार का जो इलाका है सोनपुर से सोन नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो है मगध जैसे एक राज्य या साम्राज्य था, जो आगे चलकर पूरे भारत के ऊपर लगभग शासन किया, यानी कि ईरान से लेकर लगभग बंगाल तक इतना विस्तार रहा इस साम्राज्य का। आप इसके कुछ महान राजाओं के बारे में सुने होंगे मगध साम्राज्य के, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आता है, धनानंद आता है, अजातशत्रु आता है, बिंबिसार आता है, और महान अशोक जो है इसी साम्राज्य का राजा रहा था, जिसने कलिंग पे विजयी प्राप्त की थी। आज का उड़ीसा उत्कल का जो क्षेत्र है उसको जीतकर जो है एक बाद में जो है महान अशोक ने क्या किया कि शांति व्यवस्था कायम की, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अशोक के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। आगे की चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, आगे के चैप्टर में हम वैदिक सभ्यता के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हम जो है मगध साम्राज्य के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अब एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अब तक जो है मैंने ये पढ़ाया है, दरअसल फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्या था कि आगे 13 चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना था, जो हम पढ़ने वाले होते हैं। अब बारी है आपकी कि यदि आप इतिहास को सही तरीके से, इस तरीके से बिना रटे हुए समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू।